एक बहुत आम सवाल है जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। सोचिए, अगर पब्लिक में कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे नोटोरियस कहना चाहिए या इनफेमस। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हम डेली लाइफ में करते हैं बिना इन दोनों शब्दों का असली मतलब समझे। तो आज को एडुकेशन ऑफिशियल के इस डीप डाइव में हम सबका स्वागत है। आज हम साल 2000 के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्काइव्स ओपन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनकी क्लासिक कॉलम नो योर इंग्लिश। ये कॉलम डेली लाइफ की वोकैबुलरी और ग्रामर को नेचुरली इंप्रूव करने का एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। और आज हम यहीं से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस कंफ्यूजन से शुरू करते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। अक्सर लोग सोचते हैं कि इनफेमस शब्द बस फेमस का उल्टा होता है, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ फेमस का ऑपोजिट होना इनफेमस बिल्कुल नहीं होता। जब हम नोटोरियस और इनफेमस को कंपेयर करते हैं तो दोनों का ही मतलब होता है किसी बुरी चीज के लिए जाना जाना। लेकिन यहाँ कैच ये है कि नोटोरियस का मतलब सिर्फ एक खराब रेप्यूटेशन होना है। वहीं दूसरी तरफ इनफेमस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो प्योर विकेडनेस या दुष्टता को दर्शाता है। पहले वर्ड पर फोकस करते हैं। इसे प्रोनाउंस किया जाता है नोटोरियस। मेन स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर आता है। सोर्स टेक्स्ट हमें इसके बहुत आम एग्जांपल्स देता है, जैसे कि एक नोटोरियस क्रिमिनल या फिर एक ऐसी सिटी जो अपने साइक्लोन्स के लिए नोटोरियस है। इसका मतलब बस इतना है कि इनकी रेप्यूटेशन किसी नेगेटिव वजह से वेल नोन है। और अब आते हैं इस दूसरे शब्द पर जो बहुत लोग गलत बोलते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है इनफेमस। इसे इनफेमस तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहां सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब किसी को इनफेमस कहा जाता है तो उस पर एक मॉरल जजमेंट पास किया जा रहा होता है कि वो इंसान कंप्लीटली ईविल या विकेड है। जैसे हिस्ट्री में याद रखा गया कोई इनफेमस डीड यानी बुरा कांड, या फिर जेल भेजा गया एक इनफेमस वार्डन। ये सिर्फ बदनाम होना नहीं है, ये बुराई की एक एक्सट्रीम डिग्री है। ऑफिस ड्रामा इडियम्स, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बुरे कैरेक्टर्स से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उन एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स की जो अक्सर हमें अपने वर्कप्लेस या पर्सनल लाइफ में झेलने पड़ते हैं। हमें एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन का डायलॉग देता है। इमेजिन कीजिए ऑफिस का एक सीन जहां एक परेशान कोवर्कर कहता है, शिवशंकर, मैं उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही इज ऑलवेज इन माई फेस। सुनकर ही वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल लगने लगती है। तो आखिर इस इन योर फेस का एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब फिजिकली किसी के चेहरे के पास आना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा अर्थ है एक ऐसा इंसान जो लगातार बहुत कॉन्फ्रंटेशनल हो, कोई ऐसा जो हमेशा दूसरों को इरिटेट करे और बस किसी ना किसी बात पर लड़ने के बहाने ढूंढता रहे। अब ध्यान से इस प्रोग्रेशन को देखिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। स्टेप 1, कोई लगातार इन योर फेस एटीट्यूड रखता है। स्टेप 2, गुस्से में आकर तुरंत एक नी जर्क रिस्पॉन्स निकल जाता है। और स्टेप 3, टेक्स्ट की सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि ऐसी गर्मा गर्म सिचुएशन को लेट इट राइड होने दिया जाए। चलिए अब इन आगे के 2 स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। इस नी जर्क वर्ड को समझाने के लिए आर्काइव एक कमाल का मेडिकल एनालॉजी यूज करता है। अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो घुटने पर एक रबर हैमर से मारता है तो क्या होता है? पैर का रिएक्शन बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। वो बिना सोचे तुरंत हवा में शूट अप करता है। एग्जैक्टली, नी जर्क रिस्पॉन्स का मतलब भी यही है, बिना कुछ सोचे समझे क्विकली और ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देना, बिल्कुल उस फिजिकल रिफ्लेक्स की तरह जब घुटने पर हैमर लगता है। जब कोई इन योर फेस हो तो हमें हमेशा ऐसे बिना सोचे समझे वाले इंपल्सिव रिएक्शन देने से बचना चाहिए। तो फिर इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? एडवाइस मिलती है लेट इट राइड। पर यहां दिमाग में एक बहुत नेचुरल सा सवाल आता है, लेट व्हाट राइड? आखिर किस चीज को राइड करने दें हम? लेट इट राइड का सिंपल सा मतलब है किसी सिचुएशन को बिल्कुल जैसा है वैसा ही छोड़ देना, उस पर तुरंत रिएक्ट करके कोई एक्शन ना लेना। जैसे आर्काइव हमें 2 बेहतरीन एग्जाम्पल्स देता है, किसी मैसी कबर्ड को अभी साफ करने की जगह उसे लेट इट राइड करना, या फिर किसी चेयरमैन की रिपोर्ट पर डिले आने पर उसे 1 हफ्ते के लिए वैसे ही छोड़ देना। बस चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए उनके हाल पर छोड़ देना सबसे बेस्ट रहता है। स्पोर्ट्स एंड स्टाइल, एवरीडे टर्मिनोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट्स वाले स्ट्रेसफुल जोन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ ऐसी एवरीडे टर्म्स देखते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज तो होती हैं पर लोग उनकी बारीकियां मिस कर देते हैं। ये एक ऐसा कॉमन सवाल है जो हमेशा सबको कंफ्यूज करता है। अंपायर और रेफरी में आखिर क्या डिफरेंस है? हैरानी की बात तो ये है कि इनके एक्चुअल मीनिंग में कोई फर्क ही नहीं है।
दोनों का ही काम गेम के रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना और प्लेयर्स को गलती करने पर पेनल्टी देना होता है। तो फिर दो अलग-अलग वर्ड्स क्यों यूज होते हैं? असली फर्क सिर्फ अलग-अलग स्पोर्ट्स और उनकी हिस्ट्री में है। जैसे रेसलिंग, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी और रग्बी में रेफरी शब्द का यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेलों में इन्हें अंपायर बुलाया जाता है। ये पूरी तरह से बस एक स्पोर्ट्स ट्रेडिशन है। और अब ग्राउंड से बाहर निकलकर थोड़ा स्टाइल की बात करते हैं। द हिंदू आर्काइव्स में एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन दिया गया है, वेयर आर यू गोइंग ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स लाइक दैट। सोचिए ये फ्रेज कब यूज किया जाएगा? अक्सर तब जब कोई किसी बड़ी पार्टी या बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तैयार होकर निकला हो। इस इनफॉर्मल इडियम का मतलब सच में बहुत एलिगेंट है। ड्रेस्ड टू द नाइन्स या ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब होता है अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहनना और बिल्कुल परफेक्टली तैयार होना। सोर्स में एक बहुत आम एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब कोई अपने चेयरमैन से मिलने गया तो वो बिल्कुल ड्रेस्ड टू द नाइन्स था, एकदम शार्प, स्टाइलिश और रेडी। इन सभी वर्ड्स और फ्रेजेस को देखकर समझ आता है कि हमारी डेली इंग्लिश वोकैबुलरी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। आज हमने नोटोरियस और इनफेमस का फर्क देखा, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स के इडियम्स समझे और अंपायर वर्सेस रेफरी की मिस्ट्री भी सॉल्व की। तो अब चैलेंज ये है, इनमें से कौन सा इडियम आज से डेली वोकैबुलरी का हिस्सा बनने वाला है? इन नए शब्दों को सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कीजिए और ऐसे ही लगातार नई चीजें सीखते रहिए। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे अगली डीप डाइव में।